तो दोस्तों जेनेटिक शब्द का मतलब क्या होता है? जेनेटिक शब्द का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बना होगा। जी हां, एक शब्द होता है हेरिडिटी और एक शब्द होता है इसके अंदर वेरिएशन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के सफर को। तो दोस्तों याद रखिए, आनुवांशिकी की हम बात करने वाले हैं। किसकी? आनुवांशिकी की बात करने वाले हैं, जिसमें दो शब्द शामिल होते हैं। क्या भाई? दो शब्द शामिल होते हैं, है ना? तो देखिए दोस्तों, दो शब्द कौन कौन से होते हैं? हेरिडिटी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख देता हूं मैं, टेक्निकल शब्द होते हैं जो। और एक शब्द होता है दोस्तों वेरिएशन। क्या होता है? वेरिएशन। हिंदी में क्या कहेंगे? वंशागति। क्या कहेंगे? वंशागति। और दूसरे को क्या कहेंगे? विभिन्नता। क्या कहेंगे? विभिन्नता। अब मेरी बात सुनो, जेनेटिक्स क्या हुई? विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्नता और वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे दोस्तों हम जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। समझ गए? हाँ। तो वंशागति और विभिन्नता क्या होती है? देखो, जो भी अपने गुण होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, पैतृकों से संततियों में जाते हैं, उन्हीं गुणों को, उन्हीं हम बात कर सकते हैं लक्षणों की बात करते हैं, जो वंशागति होती है, उसी को ही संयुक्त रूप से आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। मेरी बात फिर से देखिएगा, वेरिएशन का मतलब क्या है? जीवों में जो असमानताएं होती है दोस्तों, जीवों में जो असमानताएं होती है ना, जो भिन्नताएं होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता। अब सब कैसे होगी ये? बाह्य रूप से, है ना, कार्य की रूप से, व्यवहार की रूप से, कोशिकीय रूप से। तो ये सब स्तर पर जो भिन्नताएं हैं, उसी को हमने क्या नाम दिया? विभिन्नताएं। और दोस्तों यही विभिन्नताएं जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, वंशागत होती है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? जेनेटिक्स। तो लक्षणों की वंशागति जो होती है ना, संचरण, उसको वंशागति, और विभिन्नताओं की वंशागति को ही हम क्या कहेंगे? जेनेटिक्स कहेंगे। सही है ना? बिल्कुल। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो है साइंटिस्ट के नाम पर, कि जेनेटिक्स की खोज किसने की, शब्द किसने दिया। तो दोस्तों जेनेटिक्स शब्द जो दिया था, जेनेटिक्स, अच्छे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन था पता आपको? बैटसन। क्या था? बैटसन। याद रखिए, ये शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? एग्जाम में काफी फेमस क्वेश्चन होता है, बैटसन ने दिया था। कहते हैं कि इसके पिता कौन है? हम कहेंगे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के पिता कौन होंगे? आनुवांशिकी के जनक गैगर जॉन मेंडल। याद रखना, बड़ा फेमस नाम है, मेंडल, गैगर जॉन मेंडल। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन की बात करेंगे जो एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं भाई। आधुनिक जनक की बात करेंगे। क्या भाई? आधुनिक जनक कौन है आनुवांशिकी का? तो याद रखना बैटसन। बहुत सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के, तैयारी बहुत जबरदस्त है। अगर उत्कर्ष के साथ जुड़ गए तो तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे साहब। बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं प्रायोगिक आनुवांशिकी की बात करेंगे। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। प्रायोगिक आनुवांशिकी, प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक की बात करेंगे, मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन फेमस नाम है, फेमस नाम है। आगे जो हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मानव आनुवांशिकी। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप, मानव आनुवांशिकी की बात करेंगे और नाम जाएगा गैरोड। क्या होगा? गैरोड, जिन्होंने एक उपापचय संबंधी आनुवांशिक विकार के बारे में बताया था, जिसे ब्लैक यूरिन डिजीज कहते हैं, काला मूत्र रोग। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। और लास्ट देखिए, कोशिकीय आनुवांशिकी, साइटोजेनेटिक्स, कोशिकीय आनुवांशिकी के जनक मूलर। तो ये फेमस क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपसे। कौन है भाई? मूलर। तो ये
पहला पैनल जो खास है वो एग्जाम के क्वेश्चन लेकर जाएगा। जेनेटिक शब्द बैटसन, आनुवांशिकी के जनक मेंडल, आधुनिक जनक बैटसन, प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक मॉर्गन, मानव आनुवांशिकी के जनक गैरोड, कोशिकीय आनुवांशिकी के जनक मूलर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है सनी साहब, बिल्कुल। चलिए भाई, तो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट की बात कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ले सकते हैं भाई, फ्री है ये तो, है ना। चलिए भाई आगे बात करेंगे दोस्तों। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मेंडलिज्म के बारे में। क्या है? मेंडलिज्म के बारे में, कि मेंडलिज्म की बात करते हैं कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किए, क्या क्या प्रयोग किए, उन सब की हम बात करेंगे। उससे पहले इस चैप्टर की शुरुआत की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर जो परिभाषाएं होती है, कुछ बहुत ही बेहतरीन शब्द होते हैं, जैसे जीन क्या है ना, युग्म विकल्पी क्या है ना, गुणसूत्र क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिलेबस में भी दे रखे हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं अपन। तो अब जो शुरुआत करने वाले हैं वो मेंडल से शुरू करने वाले हैं। मेंडलिज्म, जहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंडलिज्म की बात करेंगे। मेंडलिज्म की बात करेंगे क्योंकि आनुवांशिकी को दुनिया में लेकर जो आए थे वो मेंडल साहब थे। जी हां। अब यहां पे सवाल क्या पूछा जाएगा? यहां पूछा जाएगा कि जो मेंडल था उसका जन्म ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था 1822 के अंदर, है ना। थोड़ी हिस्ट्री पर सवाल कैसे आते हैं, तो मैं एक चार्ट बना रहा हूं जहां से क्वेश्चन डिजाइनिंग हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मेंडलिज्म के अंदर, तो हम मेंडल साहब की बात करने वाले हैं। तो मेंडल का जन्म कब हुआ था? 1822, याद रखिएगा। दूसरा जो हम बात करते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1884 की बात करेंगे। हम बात करते हैं कार्य किस पे किया था, टू द पॉइंट, और कब किया था? पाइसम सटाइवम पर काम किया था। किस पर? पाइसम सटाइवम पर काम किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे उद्यान मटर कहा जाता है। क्या दोस्तों? उद्यान मटर, गार्डन पी कहा जाता है। दोस्तों मीठी मटर का नाम लेथाइरस ओडोरेटस होता है और उद्यान मटर का नाम पाइसम सटाइवम होता है। जी हाँ, बिल्कुल। जीन शब्द समीर जी जॉनसन ने दिया था, बिल्कुल सही बात है। हाँ, आईसीआर का लेवल भी, हाँ बिल्कुल भाई, लगभग लोचन जी सेम रहता है। आईसीआर की बात करें, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं, नीट और आईसीआर का लेवल सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बट जेट एग्रीकल्चर में बॉटनी का वेटेज ज्यादा रहता है, बस ये चीज याद रखने का आपको। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक काम किया साहब, हम बात कर रहे हैं। इन्होंने जो कार्य समय है, कार्य अवधि की बात कर रहे हैं, कार्य अवधि की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना 1856 से 63 तक काम किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, एनसीईआरटी के आंकड़े याद रखने का है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 56 से 63 यानी 7 साल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 7 साल तक काम किया था इन्होंने। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। और जन्म में याद रखना, अगर पूछ भी ले देश का नाम, तो ऑस्ट्रिया याद रखने का है। क्या? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के प्रांत में हुआ था, हेज़ेनड्रॉप कहते हैं, वहां इनका जन्म हुआ था। ये बेसिक चीजें याद रखने की है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने बहुत अच्छा काम किया था, पर लोगों ने उसको तवज्जो नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसके कार्य को समझ नहीं पाए थे। मेंडल ने अपने सारे काम सांख्यिकी में, गणित में दे दिए। आज भी हमारा कोई गणित में क्वेश्चन आता है बायोलॉजी में, तो हमें लगता है साहब ये तो होता ही नहीं है साहब, अपनी फिजिक्स ही नहीं है इतनी। पर उस समय साइंटिस्ट कैसे समझ पाते? ये 1800 की बात है। तो फिर मेंडल को फिर से जो खो जाता। सुनीता जी, ये एनसीईआरटी का आंकड़ा याद रखिए, 57 से 65 जो लिख रहे हैं वो सही नहीं है। एनसीईआरटी का आंकड़ा 56 से 63 याद रखिएगा, क्योंकि जो भी आंकड़े होते हैं एनसीईआरटी के आंकड़े सबसे वैलिड माने जाते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप आईएएस की बात कर ले एग्जाम में, तो वहां भी एनसीईआरटी को ही वैलिड माना जाता है। तो ये एनसीईआरटी का आंकड़ा है भाई, यही याद रखने का है आपको। आप चैलेंज भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन को कि साहब एनसीईआरटी में ये लिखा है। ठीक है, चलें। तो यहां अब जो सवाल याद रखने का है वो है, मेंडल को किसने खोजा? मेंडल को खोजा किसने था? मेंडल को, अच्छा सवाल है, मेंडल को पुनः खोजा।
लोगों ने भुला दिया था, पुनः खोजा। अच्छा सवाल है, पुनः खोजा। 3 वैज्ञानिकों ने दोस्तों, किसने? 3 वैज्ञानिकों ने खोजा था। आ जाओ, तीनों के नाम हम बात करते हैं। शेरमैक, कौन था? शेरमैक। अच्छा सवाल है ये। सैन वॉटसन, सैन वॉन ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो शेरमैक कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया का। कहाँ का था ये? ऑस्ट्रिया का था। ये याद रखने का है। सेकेंड जो हम बात करते हैं, भाई साहब ने क्या किया, प्रयोग किए थे, हम बात करते हैं। कॉरेंस की बात करते हैं तो उसने मीराबिली जलापा पे काम किया था। इनने विभिन्न पुष्पों की बात करते हैं, उस पर काम किया था, है ना। तो हम कह सकते हैं विभिन्न पुष्पों पर कार्य। तो ये चीज आपको याद रखने का है। दूसरा साइंटिस्ट कोई मुझे बताएगा कौन सा था भाई? यहां जो हम बात करने वाले दूसरे साइंटिस्ट की, और वो दूसरा साइंटिस्ट जो था अपना कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस, जर्मनी का था दोस्तों। कहां का था? जर्मनी का। और इन्होंने मक्के पे काम किया था, मक्के पर कार्य किया। याद रखना, अच्छे सवाल है, मैच द कॉलम में बनते हैं। तीसरा साइंटिस्ट जो हम बात करते हैं इसमें, बहुत ही फेमस, ह्यूगो डी व्रिज। ह्यूगो डी व्रिज की बात करेंगे। ह्यूगो एच हॉलैंड, क्या है? हॉलैंड का, जिसे नीदरलैंड कहते हैं अपन, एच हॉलैंड। याद रखने का तरीका है ह्यूगो एच, हॉलैंड एच। और कहते हैं हॉलैंड की शाम बड़ी खूबसूरत होती है। इवनिंग प्राइमरोज, इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पर काम किया था साहब। बहुत ही प्यारा सवाल है, इवनिंग प्राइमरोज। और इसी भाई साहब ने ह्यूगो डी व्रिज को बात करते हैं फ्लोरा मैगजीन में वापस मेंडलिज्म को पब्लिश करवाया। फ्लोरा मैगजीन में, ठीक है ना, पुनः प्रकाशित करवाया। अच्छे सवाल है, सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। बिल्कुल सही बात है। शेरमैक ऑस्ट्रिया का था, विभिन्न पुष्पों पे काम किया था। कॉरेंस जर्मनी का था और मक्के पे काम किया था। ह्यूगो डी व्रिज जिसने उत्परिवर्तन की खोज की। ह्यूगो डी व्रिज जिसने, हम बात करते हैं इवनिंग प्राइमरोज ऑर्निथेरा लेमार्कियाना में बात करते हैं। बिल्कुल, पुनः खोज की बात करते हैं। सही बात है भाई, 1900 के अंदर खोज की गई थी। बिल्कुल सही है सुनीता जी, बहुत बढ़िया। इवनिंग प्राइमरोज क्या है ललिता जी? हम बात करते हैं ये ऑर्निथेरा लेमार्कियाना एक प्लांट है। ये सारे प्लांट है, पादप है। क्या है? पादप की बात करने वाले हैं, ठीक है। इवनिंग प्राइमरोज जिसका साइंटिफिक नाम होता है ऑर्निथेरा लेमार्कियाना। तो ये बहुत ही है खूबसूरत सवाल है। सवाल क्या आएगा? निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मेंडल को पुनः नहीं खोजा? ऑप्शंस आर शेरमैक, कॉरेंस, ह्यूगो डी व्रिज, बैटसन। तो आंसर बैटसन आ गया। किस पर काम किया था? कहां के रहने वाले थे? मेंडल को वापस मैगजीन में किसने पब्लिश करवाया था और किस में करवाया था? फ्लोरा मैगजीन के अंदर। और वो साइंटिस्ट था ह्यूगो डी व्रिज। आ गया समझ में? चलें। और यही ह्यूगो डी व्रिज जो होता है उत्परिवर्तन के लिए जाना जाता है। उत्परिवर्तन की खोज भी लिख देता हूं, उत्परिवर्तन की खोज, क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है। तो उत्परिवर्तन की खोज का श्रेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूगो डी व्रिज को ही जाता है, याद रखने का है। सही है। चलें आगे। तो देखिए ये सारा हमने पढ़ा है रीमेंडलिज्म के बारे में। अब जो हम बात करते हैं, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, तो क्यों चुना? क्योंकि सिलेबस में साफ लिखा है मेंडल की सफलता का कारण बताइए। सिलेबस की लाइनें देखनी है आपको, उस हिसाब से पढ़ना है, तैयारी करनी है और कोई टेंशन नहीं करने का, आराम से सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। अब मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? मेंडल सफल हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये कारण हम बात करेंगे। टॉपिक को फ्लो में लेके चलिए, बड़ा आसान लगेगा। तो पाइसम सटाइवम पे भाई साहब ने काम किया। अब खास बात थी कि भाई साहब कहाँ थे? चर्च के अंदर पादरी थे। वहाँ पड़ोस में ही मटर का बगीचा था, बगीचा मटर का था।
तो उनको चुनना, मटर लेना आराम था, आसानी थी उनको। मटर का पौधा छोटा होता है तो आप देख सकते हैं उनमें संकरण कराना भी आसान हो गया। मटर के पौधे की बात करते हैं, द्विलिंगी होता है, स्वपरागण भी होता है, पर परागण भी होता है, एक वर्षीय पौधा होता है, यानी कम समय के अंदर हम बात करते हैं उनसे संकरण को करवाया जा सकता है, उनकी पीढ़ियों से संततियों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कुछ खास बातें थी। और सबसे इंपॉर्टेंट थी 7 जोड़ी विपर्यासी गुणों पर काम करना मेंडल की सफलता का कारण था। ठीक है भाई।